हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं विभिन्न पदार्थों को जो पीएच मान होते हैं उसी के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न पदार्थों को जो पीएच माने उसे जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा वहाँ तक दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को इन पदार्थों का जो पीएच मान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पीएच मान का याद होना हमारे लिए कितना आवश्यक होता है। यदि हम किसी पदार्थ के पीएच मान को नहीं जानते और उसी पदार्थ से संबंधित किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो दोस्तों हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए यदि आप केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को विभिन्न पदार्थों का जो पीएच मान है उसे याद रखना बहुत ही आवश्यक होगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पदार्थ का नाम और यहाँ पर दिया गया है पदार्थों से संबंधित पीएच मान। साथ ही दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें जो पीएच मान आए हुए हैं यह दोस्तों पीएच परास के साथ भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये बात करते हैं कि नींबू का जो पीएच मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है और कैसे इसको याद रख सकते हैं इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों नींबू का जो पीएच परास है वो दिया गया है 2.2 से लेकर 2.4 तक। अगर हम बात करें नींबू के पीएच मान का तो वो दिया गया है यहाँ पर 2.5। तो दोस्तों 2.5 तो दूर की बात है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि आखिर नींबू के पीएच परास जो है 2.2 से 2.4 तक इसे हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों जो न है इसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों जो न है इसका जो मतलब हुआ वो हुआ नया। आप लोग ये समझ कर रखना कि न का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा नया और जो ब का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु। विष्णु यानी कि नारायण भगवान। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर इन शब्दों से मिलाकर क्या अर्थ निकाल सकते हैं। दोस्तों इन शब्दों से मिलाकर जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा नया विष्णु का घर। कहने का मतलब यहाँ पर आप ब का जो संबंध है उसे आप वास से भी जोड़ सकते हैं। वास जिसको आवास को ही कहा जाता है घर के रूप में, ठीक ना। तो नया वास, तो दोस्तों नया जो वास है, नया जो घर है वो किसका बन रहा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो नया वास है, जो नया घर है वो भगवान राम का बन रहा है जो कि विष्णु के अवतार है, नारायण के अवतार है। और आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान का जो मंदिर बन रहा है, नया जो मंदिर जो बन रहा है उनका जो निर्माण है, उनका जो उद्घाटन है वो होने वाला है 22 जनवरी को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पहला मान होगा उसे हम लोग यहाँ पर 22 ले लेंगे। कैसे लेंगे आपने जाना, आपने कैसे जाना, आपने ऐसे जाना। यहाँ पर जो नी है तो नी में जो न है इसका हमने अर्थ समझा नया और जो ब है इसका हमने अर्थ समझा वास यानी नया वास यानी नया घर। और जो नया घर है वो किसका बन रहा है, यानी ब से हम लोग समझेंगे विष्णु, विष्णु यानी नारायण और नारायण का ही अवतार है कौन, तो भगवान राम। भगवान राम का नया घर हमारे भारत देश में बनाया गया है जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि उसी 22 को यहाँ पर समझकर रखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर 22 लिख लेंगे, पहले 22 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों 24 है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भगवान विष्णु होते हैं, जो नारायण भगवान होते हैं, उनके दोस्तों जो अवतार है वो कुल मिलाकर 24 ठो है। आप सभी को पता होगा या आप लोग जानते होंगे कि भगवान विष्णु के टोटल जो अवतार हुए हैं वो दोस्तों टोटल के टोटल 24 ठो हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो भगवान होते हैं, हमारे जो ईश्वर होते हैं वो हर एक घंटे एक एक अवतार के साथ हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक दिन का 24 घंटे होता है और 24 घंटे में हर एक घंटे में दोस्तों जो भगवान नारायण होते हैं वो अपने अलग अलग अवतार के साथ हमारे साथ होते हैं और टोटल जो उनके अवतार होते हैं वो होते हैं 24 ठो। इसीलिए हर एक घंटे में वो अपने एक एक अवतार के साथ हम लोगों के साथ रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 24 लिख लेंगे। क्या करेंगे, 24
24 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, बस एक बार आप लोग समझ लोगे ना तो आप कभी ये नहीं भूल पाओगे कि नींबू का जो पीएच परास होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने 22-24 लिख लिया, जबकि आप सभी को पता है कि जो पीएच परास का स्टार्टिंग जो प्रारंभिक जो बिंदु है, जो मान है वो है 0 और जो इसका अंतिम जो मान है वो है 15। कहाँ तक है तो वो है 15। तो दोस्तों 15 से ज़्यादा तो ये आ गया ना 22-24, ये 15 से ज़्यादा आ चुका है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो दोस्तों जो पीएच स्केल है ना उसका हम मापन के तौर पर बता रहे हैं कि 0 से लेकर कहाँ तक होता है तो 15 तक होता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझकर रखना। तो ऐसे तो 14 ही लिया जाता है, 0 से लेकर 14 ही तक, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 15 लेकर चले हैं। तो 15 के बीच में ये 22-24 आएगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें दशमलव डाल लेंगे। तो नींबू का जो पीएच परास होगा वो हो जाएगा 2.2 से कितना तक है 2.4 तक। ठीक इस तरीके से याद रखेंगे। अब यदि बात आए नींबू के पीएच मान का, मानकर चलते हैं कि आपके ऑप्शन में बिल्कुल भी पीएच परास नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कि नींबू का जो मेन मान होगा वो है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नींबू का जो पीएच मान है वो दिया गया है 2.5। कितना दिया गया है? वो दिया गया है 2.5। तो कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे। देखिए नींबू को दोस्तों ऐसे हम लोग लिखते हैं, जो यहाँ पर आप ना देख रहे हो ना, जो बिंदु आप देख रहे हो, अगर ये बिंदु यहाँ पर ना हो तो उस स्थिति में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लेटर गिनेंगे कितना होगा। देखिए हाई नी जो है ये पूरा है, हाई जो यहाँ पर जो बू है ये पूरा है। तो एगो को 2 लेटर हो गया। ठीक है, और जो म है ये क्या है दोस्तों? ये आधा है। तो आधा कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखो ना, ऐसे आधा ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2.5। क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ 2.5। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं नींबू का जो पीएच मान होगा वो होगा 2.5। इस तरीके से आया बात समझ में? अब क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए मुझसे जितना हो पा रहा है उतना दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग खुशीपूर्वक इसे समझ सके, इसे जान सके, ताकि आप लोग को बिल्कुल भी झिकझिक ना लगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरा ट्रिक तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे कॉमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे कौन है? तो आगे है दोस्तों सिरका। तो सिरका का जो पीएच परास होता है वो होता है 2.4 से लेकर 3.4 तक। कहाँ से कहाँ तक? तो 2.4 से लेकर 3.4 तक। कैसे याद रखेंगे तो आप लोग समझना। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो स है ना, स, तो स का जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे सोना से। किसे समझेंगे? सोना से। और यहाँ पर जो क है इसका जो अर्थ है ये हम लोग समझेंगे कैरेट से। किससे? तो कैरेट से। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ कर रखना कि शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। आप सभी को पता भी होगा कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितना कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। तो आप लोग यही दोस्तों यहाँ पर जोड़ कर रखना। स का मतलब होगा सोना, क का मतलब होगा कैरेट, यानी शुद्ध सोना कितना कैरेट का होगा भाई? तो शुद्ध जो सोना है वो होगा 24 कैरेट का। तो यहाँ पर हम लोग 24 लिख लेंगे। अब अगला का बात करते हैं। अब अगला कितना होगा उसकी देखते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों जो अगला मान होगा उसको हम लोग ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। सिरका में जो क देख रहे हैं, क, इसका जो अर्थ है इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर बना लेंगे कश्यप। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि आपके भारत देश का एक बहुत ही जाना माना दोस्तों एक गैंगस्टर था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। तो दोस्तों जो दुर्लभ कश्यप है आप सभी को पता होगा कि दुर्लभ कश्यप को 34 बार चाकू से वार किया गया था। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये समझ के रखना कि क का जो अर्थ है वो हो जाएगा कश्यप, यानी दुर्लभ कश्यप। और दुर्लभ कश्यप भाई को जो चाकू से प्रहार किया गया था वो कितनी बार किया गया था? तो वो किया गया था 34 बार। हो सकता है आप लोग को पता भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 34 लिख लेंगे। 34 लिख लेंगे जो कि इस रेंज से बाहर है। ठीक, जब रेंज से बाहर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव डाल लेंगे। 2.4 से कहाँ तक है? 3.4 तक है। और आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह 3.4 है। 3.4 कहने का मतलब है कि करीब करीब सिरका का जो मान होगा वो होगा 3। सिरका का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? वो होगा 3। अगर 3.5 रहता ना, 3.5 तो छोड़ देते, हम लोग 3.5 लिखते हैं यहाँ पर, 3.5 है। अगर इससे ज़्यादा रहता, 6 रहता, 7 रहता या 8 रहता तो इसको हम लोग 4 लिख लेते हैं ऐसे। लेकिन ये 5 से कम है, 3.4 है, तो इसलिए हम लोग इसको 3 ही लिखेंगे, 3। ठीक है,
तो अगर ऑप्शन में 3 रहेगा, सिरका का अगर पीएच मान दिया रहे, ऑप्शन में अगर 3 दिया रहेगा तो आप लोग 3 ही सिलेक्ट करना। और कैसे हम लोग इसके रेंज को बता सकते हैं ये मैंने आप लोग को बताया। अगला है मानव मूत्र। तो मानव मूत्र का जो पीएच परास है वो है 4.8 से 8.4 तक है। अगर बात करें इसके पीएच मान का तो वो दिया गया है 6। तो दोस्तों इसे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो आप लोग समझना। देखिए मानव जो मूत्र है अर्थात मूत्र जो होता है मानव का, वो क्या होता है, यह दोस्तों एक प्रकार का अपशिष्ट जल होता है। आप सभी को पता होगा कि श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में जिस अपशिष्ट जल का निर्माण होता है वही अपशिष्ट जल मूत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप जब हमारे शरीर में अपशिष्ट जल का निर्माण होता है तो दोस्तों डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम उस अपशिष्ट जल को अपने उत्सर्जन अंग द्वारा बाहर नहीं निकाल देते हैं, बल्कि दोस्तों जो ये अपशिष्ट जल होता है वो सबसे पहले हमारे शरीर के मूत्राशय वाले भाग में प्रवेश करता है। जब ये हमारे शरीर के मूत्राशय वाले भाग में प्रवेश करता है और इसकी संवेदना, इसका संकेत जब मस्तिष्क हमें देता है, तब जाकर दोस्तों हम लोग इस अपशिष्ट जल को अपने उत्सर्जन अंग के द्वारा बाहर निकालते हैं। ऐसा नहीं कि श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप अपशिष्ट जल बना और उसका तुरंत ही हम निष्कासन कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये समझ कर रखेंगे कि श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो अपशिष्ट जल है, जो मूत्र है, वो सबसे पहले जाकर क्या होता है कि मूत्राशय में अड़क जाता है। यहाँ पर हम लोग जमा का जो संबंध है वो हम लोग रखेंगे अड़क से, क्योंकि यहाँ पर जो अड़क का अर्थ है वो दोस्तों हम लोग लेंगे 48 से। किससे लेंगे? 48 से। तो यहाँ पर आप लोग यही समझ के रखना कि मानव में श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अपशिष्ट जल निर्मित होता है वही अपशिष्ट जल मानव के मूत्राशय वाले अंग में जाकर अड़क जाता है। और यहाँ पर जो अड़क है उसका जो संबंध है वो हम लोग जोड़ लेंगे 48 से। किससे भैया? तो 48 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 48। ठीक, आप लोग को समझाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक ना। नहीं तो आप लोग यहाँ पर जो अड़क का अर्थ है वो आप लोग जमा ही रखना, ठीक है, या फिर इकट्ठा रखना। लेकिन समझाने के लिए, इसको याद कराने के लिए मैं यहाँ पर अड़क ले रहा हूँ। तो अड़क से बन जाएगा 48, ठीक। और यहाँ पर जो 48 है इसी को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 84, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली रूप से क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग मतलब बीचों बीच क्या करेंगे, हम लोग दशमलव डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो परास है वो तैयार हो चुका। यानी कि मानव मूत्र का जो पीएच परास होगा वो होगा 4.8 से 8.4 तक है। बस इसी को पलट देना है। 4.8 है तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 8.4। ये 48 कहाँ से आया, तो आपने जाना कि यह कहाँ से आया, ऐसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है मानोलार। तो मानोलार का जो पीएच परास है वो है 5.5 से लेकर 7.5 तक। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो आप लोग समझना। देखिए जो मानव का लार होता है वो कहाँ पर होता है, तो दोस्तों मानव का जो लार होता है वो मानव के मुंह में होता है। और आप सभी को पता है कि जो मानव का मुंह होता है वो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मानव का मुंह होता है यह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भी वही चीजों को खोजते रहता है जो चीजें उसने बचपन और जवानी में खाई हुई रहती है। आप देखते होंगे दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे वृद्ध अवस्था वाले जो मनुष्य होते हैं वो बुढ़ापे में भी वैसे ही चीजें खाने को पसंद करते हैं जो चीज उन्होंने जवानी में खाया हुआ रहता है। इसीलिए बुढ़ापे में उनके मुंह से क्या होता है कि दोस्तों लार टपकते रहता है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर यह समझ के रखना कि जो बुढ़ापे वाले जो मनुष्य होते हैं, बुढ़ापे वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इच्छा उन्होंने बचपन और जवानी में पूरा कर लिया है वो उन इच्छाओं को बुढ़ापे में भी पूरी करना चाहते हैं। अर्थात उनके अंदर ये इच्छा रहती है कि हम अभी इस अवस्था में भी इस चीज को हम करते हैं या फिर इस चीज को हम खाते हैं। तो इसलिए उसके मुंह में क्या होता है कि लार टपकते रहता है। आपने ऐसा दोस्तों एक गाना भी आपने सुना होगा कि उम्र है 55 का और दिल है बचपन का, यही गाना है या कोई और है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये गाना शायद हो सकता है ये है कि उम्र है 55 का और दिल है बचपन का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ के रखना कि मानो लार में जो लार है वो टपकते रहता है। कब तक? जब तक मनुष्य मर नहीं जाता, यानी बुढ़ापे तक ये टपकते रहता है। और जो बुढ़ापा होता है उसकी जो सीमा होगी कहां से कहां तक होगी, वो लगभग दोस्तों होगा आपका 55 से 60 या 75 तक। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 55 से 75 लिया है। कहने का मतलब कि बुढ़ापे की जो सीमा होती है वो लगभग होती है लास्ट 55 से लेकर 75 तक।
तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 55 से 75। कहाँ तक? 55 से 75। ये 55 कहाँ से आया? तो यहाँ से आप लोग समझ कर रखना, उम्र है 55 का, दिल है बचपन का, इसी से, ठीक ना, इसी से जोड़ कर रखेंगे। तो यहाँ पर मानो लार में जो पहला मान होगा वो हो जाएगा 55, और यहाँ पर जो अगला ले लेंगे वो ले लेंगे 75, क्योंकि बुढ़ापे की जो लास्ट सीमा होती है वो 55 से 75 तक की होती है। इसे आप लोग याद करके रखना। और हम लोग क्या करेंगे, दशमलव डाल लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं कि मानो लार का जो पीएच परास है वो निकल कर आ गया 5.5 से 7.5 तक। ठीक, याद रहेगा आप लोग को, याद रख लेना। क्या? तो उम्र है 55 का, दिल है बचपन का। आगे याद करते हैं, कौन है भैया? मानव रक्त है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है अधिक से अधिक 7 से 8 लीटर। कितनी होती है? 7 से 8 लीटर। तो दोस्तों 7 से 8 में जो पहला लेटर है 7, उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्या? तो 7। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मानों में जो टोटल लेटर की संख्या वो कितनी है? तो है दोस्तों 3। माँ 1, फिर ना, फिर 2, फिर व, फिर 3, यानी टोटल कितने लेटर है मानों में? तो टोटल जो लेटर है वो है 3 गो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे और बीच में डाल लेंगे दशमलव। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया दोस्तों 7.3। अब अगला जो होगा, अगला जो मान लिखाएगा उसमें क्या करेंगे कि हम लोग 2 बढ़ाकर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7.5। इसे दोस्तों आप लोग समझ के रख लें, ठीक ना, कि 7.3 के बाद बस आगे क्या होगा 7.5, यानी इतने के रेंज में क्या होगा, मानव रक्त का जो पीएच परास है वो होगा। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया, बस मैंने आप लोग को ये बताया कि हम 7.3 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव रक्त यानी रक्त की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में वो होती है 7 से 8 लीटर। 7 को हम लोग ले लेंगे और मानों में देखेंगे कि कितना लीटर है। तो मानों में 3 लीटर है, तो हम लोग यहाँ पर 3 उतार लेंगे, दशमलव डाल लेंगे, तो 7.3 हो जाएगा। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो परास ले लेंगे 7.3 से 7.5 तक, बस 2 बढ़ा देंगे, ठीक ना, 7.3 से 7.5 तक, यानी इसके अगले विषम संख्या तक ले लेंगे। ठीक, आप लोग समझ के रखना। अगला है मानव अमाशय। तो मानव अमाशय का जो पीएच परास होता है वो होता है 1 से 2 तक, यानी कि लिख सकते हैं 1.0 से 2.0 तक। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग समझना, जो अमाशय है वो 2 तरीके से लिखाता है। एक होता है अमाशय इस तरीके से, ठीक है, अमाशय, और कुछ किताब में दोस्तों ऐसे भी लिखा रहता है अमाशय, ठीक ना, अमाशय। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये समझ के रखेंगे कि अमाशय में जो अ है यह स्वर्ण वर्णमाला का पहला लेटर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर जो आ है यह स्वर्ण वर्णमाला का दूसरा लेटर है, यानी दूसरा स्वर्ण वर्ण है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से मानव अमाशय का जो पीएच परास है वो निकल कर आ गया कितना, तो 1 से 2। तो इस तरीके से आप लोग समझ कर रखना। लेकिन अधिकतर तौर पर मानव अमाशय का जो पीएच मान है वो बताया जाता है 1। ठीक है, तो ये आसान है, आप लोग याद रख सकते हो, ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, आगे है कौन, तो आगे है मानव शरीर। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि जो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। बात करें इसके पीएच परास का तो वो होता है 7.0, यानी 7 से होता है 7.8 तक। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मानव के शरीर में जो अधिकतम रक्त की मात्रा होती है वो होती है 7 से 8 लीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 7 ले लेंगे और आगे फिर ले लेंगे हम लोग क्या, आगे लिख लेंगे 7.8, क्योंकि 8 लिखोगे ना आप तो आपका जो पीएच परास होगा वो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब आपका जो शरीर है वो क्षारीय माध्यम में आ जाएगा। जब आपका शरीर क्षारीय माध्यम में आ जाएगा तो उस स्थिति में आपका जो पीएच परास है वो बिल्कुल भी संतुलन में नहीं रह पाएगा। तो हम तो यहाँ पर 8 बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि 8 के स्थान पर हम लोग 7.8 ही मानकर चलेंगे। तो मानव शरीर का जो पीएच परास होगा वो होगा 7.0 से 7.8 तक। इसे आप लोग समझ कर रखना। कहां से, तो जो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है ना 7 से 8 लीटर, उससे। ठीक है, अगला कौन है, मानव पसीना। तो दोस्तों यहाँ पर जो प है ना, जो प है इसका जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे 45। ठीक है, आप लोग समझ के रखना। मानव पसीना में जो प है इसका जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे 45। तो 45 को क्या करेंगे, सिंपल रूप से हम लोग लिख लेंगे, अब बीच में हम लोग दशमलव डाल देंगे,
हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 45 लिखोगे तो 45 जो होगा वो बिल्कुल भी 0 से 14 के रेंज में नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर दशमलव डाल देंगे तो कितना होगा 4.5। मानव पसीना का जो पीएच मान होगा वो होगा 4.5। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कौन है? अगला दूध है। तो दूध को पढ़ा, तो दूध का क्या हो सकते हैं यहाँ पर? तो दूध का देख सकते हैं, दूध का है 6.4। तो 6.4 को कैसे याद रखेंगे? तो 6.4 को याद रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो दू है ना, तो दू को यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में। तो आप लोग क्या समझना कि सबसे पहले ये समझना कि दूध पीता कौन है? तो जो दूध है वो बच्चा पीता है, यानी कि शिशु पीता है। तो शिशु से यहाँ पर जो संबंध है वो हम लोग बना लेंगे 6। क्या बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो 6 का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो वो होता है 6। क्या होता है भैया? 6 होता है। तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर ध आप देख रहे हो ध, तो जो ध का अर्थ है वो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे धाम। धाम कितना होता है? तो धाम होता है 4 गो, नहीं बोलते हैं चारों धाम, तो धाम होता है 4 गो। तो यहाँ पर हम लोग 4 डाल देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं ये बन गया 64 है। तो यहाँ पर तो 64 तो होगा ना पीएच प्रास में या पीएच मान में, तो हम लोग दशमलव डाल देंगे तो हो गया 6.4। तो यहाँ पर जो दूध का जो पीएच मान होगा वो होगा 6.4। कैसे समझे? तो दूध जो होता है वो बच्चा पीता है, शिशु पीता है, और शिशु से क्या बनेगा? 6 है। तो यहाँ पर 6 हमने लिख लिया। फिर ध से बन जाएगा धाम। धाम को होता है 4 गो, चारों धाम। यहाँ पर 4 लिख लिए। अब बीच में हमने दशमलव डाल दिया तो दूध का पीएच मान निकल कर आ गया। आप लोग समझ गए। आगे शुद्ध जल सबको पता होता है, बताने की जरूरत नहीं है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, यानी कि यहाँ पर जो शुद्ध जल का जो स्वरूप होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है उदासीन। ठीक है, अगला है शराब। शराब का जो पीएच मान है वो दिया गया है 2.8 से 3.8 तक। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो समझिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर ब है ना, ब, तो जो ब है इसका जो अर्थ है वो हम लोग रखेंगे वैलिडिटी। क्या रखेंगे? वैलिडिटी। आपके जो रिचार्ज की वैलिडिटी होती है वो कितने दिनों की होती है? यदि आप 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं मोबाइल का, जैसे कि मान कर चलते हैं कि ये र है, तो र का जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे किससे? तो हम लोग ले लेंगे रिचार्ज से। तो रिचार्ज की जो वैलिडिटी होती है 1 महीने की वो होती है 28 दिन का। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 महीने का रिचार्ज कराओगे तो उसमें आपको मिलेगा 28 दिन ही। कितना मिलेगा? 28 दिन। तो हम लोग शराब में जो पहला मान है वो हम लोग ले लेंगे 28। ठीक, कितना ले लेंगे? 28। और उसके बाद क्या चाहिए? 3.8 है। तो दोस्तों क्या करेंगे? बस एक बढ़ा कर लिखेंगे 28 से 38, यानी कि 2 वाला एगो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 38। ठीक है, और दोनों में दशमलव डाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2.8 से 3.8। इहो याद रखते हैं तो बिल्कुल भी दोस्तों गलती नहीं है, क्योंकि शराब का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.8 होता है। ठीक ना, और अधिक से अधिक अगर आप परास बताना चाहते हैं, रेंज बताना चाहते हैं, तो आप 2.8 से 3.8 तक याद रख सकते हैं। तो आपने ये जाना कि 28 कहाँ से आया, तो दोस्तों आप ये जान चुके हैं। ठीक है, आगे कौन है? मिट्टी है। मिट्टी का जो पीएच परास होता है वो होता है 7 से 7.6 तक। दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी का पीएच परास होता है वो मानव शरीर के लगभग बराबर ही होता है, क्योंकि मानव शरीर का जो पीएच परास होता है वो होता है 7.0 से 7.8 तक, और मिट्टी का जो पीएच परास है वो है 7.0, यानी 7 से कहाँ तक? तो 7.6 तक। तो दोस्तों आपने ये कहावत सुना होगा कि माटी का शरीर या माटी में मिल जाएगा, समझ रहे ना? तो यहाँ पर जो शरीर का पीएच परास होगा वही पीएच परास मिट्टी का भी हो जाएगा, यानी माटी का भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा अंतर होगा कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर आप 8 भी लेकर चलो तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जो 7.6 है वो आ जाएगा इसके बीच में ही। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करना है कि इसको 7.6 तक ही याद रखना ना, 7.6 तक। बस 2 क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। अगला है टमाटर रस। टमाटर रस का जो पीएच परास है वो दिया गया है यहाँ पर 4.5 है। तो दोस्तों देखिए जो 4.5 है वो किसका है? तो वो है मानव पसीना का। तो आप लोग ये समझ कर रखना कि मानव पसीना और टमाटर दोनों का पीएच परास एक ही होता है, अर्थात पीएच मान एक ही होता है। कितना? तो 4.5 है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जो पसीना है वो टपकता है, तो ट से क्या बन जाएगा? टमाटर। जो पसीना है वो टपकता है तो ट से क्या बनेगा? ट से बनेगा टमाटर। तो जो पसीना का पीएच मान होगा वही मान टमाटर का भी हो जाएगा। तो कितना? 4.5 याद करके रखिएगा। ठीक है,
अगला है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जो पीएच परास है वो दिया गया है 5.5 से 5.6। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ कर रखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेंगे हाई अम्लीय में जो अम है ना, तो अम का जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे अम्मा से। किससे ले लेंगे? अम्मा से। और यहाँ पर जो वर्ष है तो इसका जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे बूढ़ी। ठीक है, बूढ़ी, जो बूढ़ी अम्मा होती है वो मानकर चलते हैं लगभग 55 वर्ष की होती है। ठीक है, बूढ़ी अम्मा जो होगी वो 55 वर्ष की होगी, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 55। ठीक है, तो 55 से 56 यानी 55 और 56 वर्ष की उम्र वाले लेडीज को यानी औरत को बूढ़ी अम्मा कहा जाता है। आप लोग ये समझ कर रखना, 55 या 56 वर्ष के जो बूढ़ी औरत होती है उन्हें ही बूढ़ी अम्मा के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। तो इसका जो पीएच परास होगा अम्लीय वर्षा का वो हो जाएगा 5.5 से 5.6, यानी कि हम दशमलव घुसा देंगे। ठीक है, अगला है आंसू। आंसू का जो पीएच परास है वो कितना है? 7.3 से 7.4 तक है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग को दोस्तों पता होगा कि आंसू का जो अंग्रेजी होता है, जो अंग्रेजी वर्ड्स होता है वो होता है टीयर्स। टीयर्स मतलब होता है आंसू। तो टीयर्स तो टीयर्स से क्या बनाएंगे दोस्तों? टीयर्स से बना लेंगे 73 टीयर्स 73, इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 73। तो लगभग मतलब 73-74। ठीक है, 73-74 यही। अगर आप आंसू का पीएच मान केवल 7.3 भी याद रखते हैं तो भी सही है, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आप 7.3 से 7.4 तक आप याद रखना, 73-74 बस इस तरीके से। तो आंसू का जो पीएच परास है वो आपको पता चल गया। अगला है पीतरस। पीतरस का जो पीएच परास है वो होता है 7.5 से 8.8 तक है। तो पीतरस में जो पी है उसको हम लोग ले लेंगे 75, यानी पीतरस में जो प आया है इसका जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे 75 ले लेंगे। ठीक है, तो कहां से कहां तक है? तो 75 से 88 तक है। तो दोस्तों अब इसके लिए तो मैंने कोई ट्रिक आप लोग को नहीं बताया कि 88 को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं आप लोग क्या समझ कर रखना, यहाँ पर दोस्तों बस आप लोग ये याद रखना बस 7.5, क्योंकि पीतरस का जो निश्चित पीएच मान है वो होता है 7.5 ही। अगर बात करें परास का तो वो हो जाएगा 7.5 से 8.8। अगर आप लोग से याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा। ये तो बता दिए 7.5 कैसे हुआ। 5 से बना लेंगे 75 में दशमलव डाल देंगे तो हो जाएगा 7.5। और अगला जो है ये दोस्तों आप लोग याद कर लेना ना, कहाँ तक है? तो दोस्तों 8.8 तक। ठीक, आप लोग याद कर लेना। अगला है चूना जल। तो चूना जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 11। कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत देश में बहुत सारे रस्में होती हैं और इन रस्मों में दोस्तों होता है चुमाओ। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर ले लेते हैं शादी। तो दोस्तों शादी में जब हल्दी लगता है तो हल्दी में चुमाओ किया जाता है। चुमाना मतलब चुमाइनी है ना, ये एक तरीके का रस्म होता है। तो दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखना कि यहाँ पर हल्दी चुमाने का जो पैसा दिया जाता है वो कम से कम 11 रुपए दिया जाता है। वो हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश के जो भारतीय लोग होते हैं वो हल्दी चुमाओ में कम से कम 11 रुपए जरूर देते हैं। कि कोई भी चीज हो चुमाने वाला उसमें कम से कम मेहंदी चुमाओ या कोई भी अगर चुमाओ हो उसमें कम से कम वो 11 रुपए जरूर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूना जल में जो चू है इसका जो अर्थ है वो हम लोग ले लेंगे चुमाओ से, और चुमाओ में जो रुपया मिलता है कम से कम वो कितना मिलता है? वो मिलता है 11। तो इस प्रकार से चूना जल का जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 11। याद रहेगा। आगे है समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 दिया हुआ है। दोस्तों इसे आप लोग इस तरीके से याद रखना, समुद्री जल में जो स है इसका जो अर्थ है वो हम लोग बना लेंगे 17, और पूरा का पूरा जो वर्ण है उसे हम लोग गिन लेंगे कितना है। यानी समुद्री जल में टोटल जो वर्ण है वो कितने हैं? तो दोस्तों 5 गो है। स 1 फिर मुंह फिर दू, यानी कि 1 2 3। समुद्री में 3 गो वर्ण हुआ और जल में 2 गो वर्ण हुआ। कौ गो हो गया? टोटल 5 गो। तो आपने अभी जाना कि स का जो अर्थ है वो बन गया 17 से, आप 5 गो वर्ड इसमें शामिल है तो 17 को 5 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 85। 17 5 85।
85, तो यहाँ पर 85 लिखकर दशमलव डाल देंगे तो समुद्री जल का जो पीएच मान है वो प्राप्त हो जाएगा 8.5। तो दोस्तों इस तरीके से याद आप लोग रख लेना, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली अगर याद हो जाए कि समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.5 तो और भी अच्छा है, ठीक। आगे बात करते हैं केला में। केले का जो पीएच परास होता है वो होता है 4.5 से 5.2 तक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना कि आप लोग इसे यादें कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोस्तों जो आप ट्रिक लगाओगे ना उससे अच्छा आप लोग इसको याद ही कर लोगे। केले का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 4.5 से 5.2 तक, क्योंकि केला मीठा लगता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता, तो ये अम्लीय होगा। और इसका जो अम्लीय परास होता है वो होता है 4.5 से 5.2 तक, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है यहाँ पर कौन, तो रोटी। तो रोटी का जो पीएच परास है वो दिया गया है 5.3 से 5.8 तक। तो दोस्तों रोटी को पाव रोटी भी कहा जाता है, तो पाव से यहाँ पर बन जाएगा 5, पाव से क्या बनेगा, 5 बनेगा, तो 5 ले लेंगे, तो 5 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 5.3, तो 5.3 से हो जाएगा 5.8 तक। यानी आप लोग बस ये समझ कर रखना कि जो रोटी का पीएच परास होगा वो स्टार्ट होगा 5 से, ठीक है। तो 5.3 से 5.8 तक हम लोग इसको याद रखेंगे, इसको आप लोग यादें रख लेना। रोटी का जो पीएच परास होगा वो 5.3 से 5.8 तक। मक्खन है, मक्खन का जो पीएच परास होता है वो होता है 6.0 से 6.4 तक। कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों आप लोग समझ कर रखना। देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो मक्खन होता है ये कहाँ पर दोस्तों मिलता है, तो दोस्तों ये जो मक्खन होता है वो दही में मिलता है, ठीक है। और जो दही होता है वो किससे बनता है, तो जो दही होता है वो दूध से बनता है। दूध का जो पीएच परास होता है वो होता है कितना, तो वो होता है 6.4। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ कर रखेंगे कि मक्खन का जो अंतिम सीमा होगा वो होगा 6.4 और जो स्टार्टिंग होगा वो होगा 6 से, ठीक है। तो 6 से लेकर 6.4 तक इस तरीके से आप लोग समझ कर रखना। आगे का चाहिए, तो आगे है मछली। तो दोस्तों मछली का जो पीएच परास है वो दिया गया है 6.6 से 6.8 तक। तो हम लोग यहाँ पर जो मछली में जो 6 आया है ना, 6, इससे हम लोग समझेंगे छाछठ से। किससे लेंगे, छाछठ से लेंगे, ठीक ना। तो छाछठ से लेंगे तो छाछठ में क्या करेंगे, हम लोग बीच में दशमलव डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। और इसका जो अगला मान है वो हम लोग सामने वाला लेंगे, यानी 6वें के साथ लेंगे, तो अगला जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। इस 6 के बाद क्या आएगा, 7 ना, तो 7 विषम हो गया, तो हम लोग सम वाला लेंगे, सम, तो हो जाएगा 6.8। तो इस प्रकार से मछली का जो पीएच परास है वो आप लोग याद रख सकते हो 6.6 से 6.8 तक। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को इन पदार्थों का जो पीएच मान है या फिर इनके जो पीएच परास है उसे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।